फारूक सत्तार साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फॉर प्राइवेटाइजेशन के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये बुनियादी क्या वजूहत हैं कि कमीशन ने इसमें 1 माह की तौसीह कर दी है? जो काम ये 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा था, अब ये 31 अक्टूबर तक चला गया है, और ज़ाहिर है कि बहुत सारे शकों को शुबात भी इसमें जन्म ले रहे हैं। मैंने मालूमात की हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन के आला हुक्काम से, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जो बिडर टेक्निकल प्री क्वालिफ़िकेशन में प्री क्वालिफाई करके अब फाइनेंशियल बिड के लिए तैयार हो रहे, तो उन्होंने ये टाइम मांगा है। उनमें से ज़्यादातर ने ये टाइम मांगा कि हमें थोड़ी सी तैयारी के लिए और टाइम दिया जाए, जो कि मैं समझता हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन के लिए अगर बिडर जो कि इंटरेस्टेड हैं और वो अगर ये 1 माह की तौसीह चाहते हैं और वो समझते हैं कि उसमें थोड़ा सा उन्हें जो ड्यू डिलिजेंस अपने लेवल पे करनी है, जो उनके सामने मालूमात दस्तयाब हैं PIA के आला हुक्काम की तरफ से और प्राइवेटाइजेशन कमीशन के आला हुक्काम की तरफ से, तो मेरे ख़्याल में इसमें कोई बज़ाहिर ऐसी आर नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पर मज़ीद खामखा की कोई स्पेकुलेशन या कयास आराई की जाए। ऑल सेट फॉर PIA प्राइवेटाइजेशन 1 अक्टूबर को ना से 31 अक्टूबर को, लेकिन मेरे ख़्याल में ये इनएविटेबल है और उससे तो गुज़रना है यार। बस कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि भाई शफाफियत हो और कंपटीशन यानी मुकाबला मुसाबकत हो, इजारादारी किसी की कायम ना हो, जिनको दिया जाए वो टेक्निकली बहुत साउंड हो, फाइनेंशियली भी वो साउंड हो, और पूरी समझ के इस वक्त PIA की जो हालत है और किस तरह उसमें बिज़नेस मॉडल को डालेंगे। और आखिरी बात है कि जो मुलाजमीन है, जो सबसे अहम बात हमारे लिए है, प्राइवेटाइजेशन स्टैंडिंग कमेटी जिसका मैं चेयरमैन हूँ और मेरे अरकान के लिए और सारी सियासी जमातों के लिए, कि भाई ये मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो, उनकी जो मुलाजमत है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ख़ास मुद्दत के लिए। हम 5 साल के लिए कह रहे हैं, वहाँ शायद बात हो रही है 3 साल के लिए। इसे जो तनख्वाह है और जो पेंशन है वो सिलसिला इसी तरह, जो मरातें दीगर अलाउंसेस है वो इसी तरह रहेंगे, उनमें कोई कमी नहीं होगी। हाँ, तनख्वाहों में इजाफ़ा कई सालों से नहीं हुआ, अगर निजी शोबे में जाने के बाद या उससे पहले अगर जो मौजूदा मैनेजमेंट है वो कर दे या निजी शोबे में जाने के बाद, तो इस तरह की भी कोई अंडरस्टैंडिंग ले ली जाए, तो मेरे ख़्याल में ये मुलाजमीन के बुनियादी हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा, वो भी मुतमईन हो जाएगा और मोटिवेट हो के फिर निजी शोबे के साथ मिलकर काम करेंगे और एयरलाइन को जो है वो 4 चांद लगाएंगे और बहुत आगे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो तमाम खदशात या तहफ़्फ़ुज़ात आपके या कमेटी के मेंबरान के जहनों में मौजूद हैं, बिडर्स इनसे आगाह हैं और इन पर एग्री हैं, चूँकि वो तो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो खसारा बर्दाश्त करने को तैयार हैं। वो 600 अरब का खसारा भी हुकूमत के खाते में जा रहा है। अगर वो खसारा हुकूमत नहीं बर्दाश्त करना है तो फिर इस प्राइवेटाइजेशन का बुनियादी फ़ायदा क्या हो रहा है? सिर्फ मैनेजमेंट की तब्दीली हो रही है, और या इसमें है कोई ऐसा कोई छुपा हुआ फ़ायदा जो आप बता सकें? देखें, छुपी हुई तो कोई बात बज़ाहिर नज़र नहीं आती, बाकी अल्लाह जानता है। हमने तो जितना कुरेद सकते थे हमने कुरेदा, जितना प्रोब कर सकते थे हमने प्रोब किया, जितना खंगाल सकते थे डिग कर सकते थे हमने किया। अच्छी खासी ग्रिलिंग की है PIA के जो आला हुकाम है उनकी भी, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है उसकी भी। और मैं ये आपको बता दूँ, देखें 200 अरब का खसारा तो प्राइवेट बिडर के ऊपर जाएगा। 155 अरब के असेट्स और असासे हैं जो ड्यू डिलीजेंस हुई है, तो मेरे ख्याल में वो एक जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी कॉम्पिटेंसी अर्नेस्ट एंड यंग, उसमें भी कोई बहुत आप शक व शुबा नहीं कर सकते। बहुत ही थरो ब्रेड प्रोफेशनल पूरी दुनिया में माने जाते हैं, जिनके पास एविएशन एयरलाइन के एक्सपर्ट भी है, फाइनेंशियल बिजनेस के भी एक्सपर्ट है, तो उन्होंने सबसे मिलकर ये सब किया है। तो मेरे ख्याल में 600 अरब का खसारा हुकूमत ले रही है और वो होल्डिंग कंपनी को दे रही है जिसके असासे PIA के बाद में बिकेंगे, तो उसमें वो काफ़ी चीज़ें ऑफसेट होंगी। लेकिन अगर ये ना दें तो आज ये 600 प्लस 200 800 अरब का खसारा है ना, अगर 2015 में हो जाती ये 300 का था, 500 अरब इजाफा हो गया। एक बड़ा फ़ायदा तो ये कि मज़ीद खसारा नहीं होगा कम से कम आपको या आपकी एयरलाइन को, कि आप नहीं चलाने के काबिल नहीं चला सकते। आपने साबित किया है कि आपके बस की बात नहीं है। जो दुनिया की मुमताज़ मारूफ बेहतरीन मिसाली एयरलाइन थी, आज वो यहाँ पहुँच गई है। तो हमने एक कमेटी वो भी बनाई है अपनी स्टैंडिंग कमेटी में, जो कि इस बात की भी प्रूव करे कि भाई 2015 से लेकर ये 2024 तक 8-9 सालों में 500 अरब, पहले 300 800 हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी हमने रखी हैं कि भाई किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी कि किसकी गलती की वजह से हुआ। और इफ्तिखार नहीं, और उस वक्त प्राइवेटाइजेशन हो रही थी, वो जो यूनियनें थी, सियासी जमातें थी, वो कूद पड़ी, उन्होंने नहीं होने दी, और वहाँ फिर एहतजाज हुआ, फायरिंग भी हुई, कुछ मुलाजमीन शहीद भी हुए, तो वो मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन अब
तो मेरे ख्याल में यूनियंस भी तैयार हैं, सियासी जमातें भी तैयार हैं। अच्छा, वो भी कहती जिस हैं वक्त कि की हाँ, आप जिक्र शायद करें इसके फारूक अलावा साहब, रास्ता नहीं 2015 है। से मुताल्लिक अभी पिछले दिनों मोहम्मद जुबैर साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में, तो उन्होंने ये बताया कि सारी चीज़ें मुकम्मल थीं, ये 2 दिन बाद तो ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाना था, वो और इसहाक डार साहब मुकम्मल तौर पर मुतारिक थे। फिर उस अमल को रोक दिया गया, यानी प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को ये बात नहीं पता कि किसके हुक्म पर रोका गया। उनसे 2-3 बार मैंने पूछा कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको रोकने का हुक्म दिया? उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत का फैसला था। अब हुकूमत ज़ाहिर कैबिनेट या वज़ीर आज़म की मंजूरी से ये सब कुछ कर सकती है ना। तो ये उस वक्त क्यों नहीं ये मामला आगे बढ़ सके, जबकि बहुत ज़्यादा वो जो इंटरनेशनल ऑडिट फर्म्स के लोग थे, जो फाइनेंशियल एडवाइज़र थे, उनको भी उस वक्त लाखों डॉलर्स पेमेंट की जा चुकी थी। तो इतना भारी नुकसान उस वक्त भी क्यों बर्दाश्त किया गया? देखिए, उस भारी नुकसान के एवज तो अब ज़्यादा कीमत नहीं, कम कीमत में भी ड्यू डिलीजेंस हुई है ना, क्योंकि पहले से बहुत सारी चीज़ें दस्तयाब थी। लेकिन बहरहाल 8 सालों में बहुत फ़र्क पड़ गया था और ख़सारा बहुत बढ़ गया था, और जहाज़ों की हालत भी कोई स्पेयर पार्ट्स चाहिए तो वो नहीं है, और नए इंजन किसी को चाहिए तो वो अगर महंगे, या नए जहाज़ लीज़ पे लिए जाएँ, ये सारी चीज़ें वे की जाती है ना कि कौन सी चीज़ जल्दी PIA को प्रॉफिट दे सकती है, कमर्शियली वायबल बना सकती है। तो ज़ाहिर है ये काम अब अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा ज़्यादा बेहतर है। 34 में से आपके 18 जहाज़ इस वक्त चल रहे हैं, उड़ रहे हैं, 2 और हो जाएंगे तो 20 जहाज़ आप दे रहे हैं एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को। उनका 2-3 सालों में इसको बढ़ा के 40-45 जहाज़ करने का इरादा है, और ज़ाहिर है कि उसी से फिर वो यूरोप के रूट्स खुल जाएंगे, अमेरिका का रूट खुलेगा। तो मेरे ख्याल में ये विन विन सिचुएशन, UK का रूट खुलेगा, ये विन विन सिचुएशन होगी। और इसी पे बैंक करके मेरे ख्याल में बिडर्स आ भी रहे हैं, क्योंकि फिर ट्रांजिट नहीं होगा। कहीं आप दुबई में रुक रहे हैं, अगर अमारात से जा रहे हैं, के एयर उसे एमिरेट्स से जा रहे हैं, या ताज से जा रहे हैं, या कतर से जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को सूट करता है कि वो सीधे यहाँ से उड़े और लंदन पहुँच जाएं, अमेरिका पहुँच जाएं, और यूरोप के किसी भी डेस्टिनेशन पहुँच जाए। तो मेरे ख्याल में ये उस वक्त जो रोकी गई थी, वो ज़ाहिर है कि एजिटेशन था, सियासी जमातें ऑन बोर्ड नहीं थी, तैयार नहीं थी, बहुत सख्त मुखालफत थी, तो इंक्लूसिवनेस नहीं थी, वो मशावरत नहीं थी। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों हुकूमत का हिस्सा है, लाजिम और मलजूम। और PTI भी इस मामले पे कोई बहुत ज़्यादा वोकल नहीं है, क्योंकि PTI भी ये समझती है कि भाई बहुत सारे इश्यूज उसके पास पहले से हैं सियासत करने के लिए। अब हर इशू में तो वो करके आवाम भी तो ये सोच रहे हैं कि अगर ये सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत हर चीज़ में होगी तो फिर ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए ये PIA की प्राइवेटाइजेशन पे अगर कमेटी में भी हमें एक ओवरऑल कंसेंसस नज़र आया, कुछ कंसर्न्स नज़र आए, उन कंसर्न्स को एड्रेस करना है, मुलाजमीन को थोड़ी सी तसल्ली देनी, उनको मोटिवेट करना है। मोटिवेट किए बगैर तो प्राइवेट सेक्टर और बिडर को भी फ़ायदा नहीं है। अगर वो बिल्कुल मरे हुए मुलाजमीन को लेंगे तो क्या 7,360 मुलाजमीन है, इनको क्या रातों रात फारिग करेंगे? ये भी मुमकिन नहीं है। फिर चलाएंगे कैसे? 20 जहाज़ भी कैसे उड़ेंगे? तो मेरे ख्याल में सब समझ रहे हैं कि उनकी क्या जिम्मेदारी है। और फारूक साहब, ये जो अच्छी बात है, बिडर्स को तरजीह किस बुनियाद पर दी जानी है, यानी जो सबसे ज़्यादा बोली लगा देगा, चाहे उसका मुताल्लिका तजुर्बा ना हो, चूँकि इन 6 बिडर्स में कोई 2 मुताल्लिका तजुर्बे वाली एयरलाइंस भी शामिल हैं, उनके ग्रुप्स भी शामिल हैं, तो ये रेलेवेंट एक्सपीरियंस को तरजीह दी जाएगी एक मुनासिब बिड के साथ, या जो सबसे ज़्यादा बोली लगा देगा, चूँकि वो इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी कर रहा होगा, ख्वाह उसका मुताल्लिका तजुर्बा हो या नहीं हो, तो वो उसको फिर तरजीह दी जाएगी? मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है 3-4 बिडर्स तो ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं ना कहीं बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के साथ कोई कोलैबोरेशन किया है और कर लिया है ना, तो वो एलिमेंट भी शामिल है कि उनके पास भी कहीं ना कहीं एक बैनुल-अक़वामी एयरलाइन का तजुर्बा उनके साथ शामिल है, क्योंकि उनके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे, जिन्होंने पहले टेक्निकली ड्यू डिलीजेंस करके वो टेक्निकली उन्होंने अपने आप को साउंड साबित किया, अपने तमाम वो माहिरीन थे एविएशन के और एयरलाइन इंडस्ट्री के, फाइनेंशियल साइड के, तो मेरे ख्याल में वो साबित करने के बाद ही वो टेक्निकल प्री क्वालिफिकेशन में प्री क्वालिफाई करके आगे आए हैं। तो मेरे ख्याल में फिर ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि टेक्निकली किसके साथ एयरलाइन है और किसके साथ एयरलाइन नहीं है, या तजुर्बा है या नहीं है। मेरे ख़्याल में वो उन्होंने उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, और अब ये दूसरा मरहला और फाइनल राउंड है, और वो नीलामी और बोली है, जिसकी सबसे ज़्यादा बोली होगी मेरे ख़्याल में उसका सबसे ज़्यादा चांस है। लेकिन शायद कैबिनेट कमेटी ऑफ ऑन प्राइवेटाइजेशन जो CCOP की, वो भी इसको देखेगी, और दोनों की टेक्निकल जो नंबर्स हैं पहले दिए गए, और अब फाइनेंशियल में जो पहले और दूसरे नंबर की बोली वाले होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा आइडिया कि शायद उन दोनों को एक मरतबा फिर इवेल्यूएट करें, असेस करें, और फिर
ठोक बजाकर देखें कि किसको देना चाहिए। ठीक है। तो मेरे ख्याल में फैसला ऊपर जाके होगा, लेकिन मुनासिब यही कि जिसने बोली ज़्यादा दे दी उस दिन आपकी रिज़र्व प्राइस पे, जो कि आप नीलामी वाले दिन ही जाहिर करेंगे और उसमें वो 45 अरब का खसारा भी उठाएंगे और उसके ऊपर भी हुकूमत को और पीआई को कुछ देंगे, आपको कुछ देंगे, तो मेरे ख्याल में फिर उस पर जो है वो सौदा मुझे लगता है कि डन हो जाएगा। और फारूक साहब, ये चूँकि एक टेस्ट केस है, इसके बाद फिर एक लंबी फहरिस्त है इदारों की, जिसमें स्टील मिल भी है, HBFC भी है और कुछ दीगर इदारे हैं जो कि प्राइवेटाइज इनको होना है। ये जो पिछले 7 साल में प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस है, अगस्त 2007 में इस मिनिस्ट्री को अलहदा किया गया, तो ये 7 साल में एक भी प्राइवेटाइजेशन नहीं कामयाब हो सकी। क्या तरजीह नहीं थी सियासी जमातों की, या प्रेशर कोई ऐसा आड़े आ जाता था कि कोई हिम्मत ही नहीं करता था इस अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की? बुनियादी वजह क्या कि हम 7 साल में एक भी प्राइवेटाइजेशन अलहदा मिनिस्ट्री होने के बावजूद नहीं कर सकें? देखिए, इन 7 सालों में बड़ा हिस्सा तो 4 साल PTI की हुकूमत के थे ना, जो बहुत बड़ी तब्दीली का दावा करते थे और उनके यहाँ भी ये प्रोसेस कोई आगे नहीं बढ़ सका और उनकी तरजीहात का भी कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ कि ओवरऑल पैराडाइम शिफ्ट जिसे कहते हैं ना मईशत की, उस पैराडाइम शिफ्ट के लिए प्राइवेटाइजेशन उनकी तरजीहात में कहाँ स्टैंड करती है, तो उसका कोई अंदिया नहीं मिला। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके भी जो मईशत के माहिरीन थे वो कोई बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं रखते थे जिससे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ प्राइवेटाइजेशन हो या आउटसोर्सिंग ऑफ मैनेजमेंट हो, और या फिर यह है कि 25-25% पहले शेयर जो है वो बेचे जाएं। बहुत सारे मॉडल्स हैं ना, तो कुछ भी नज़र नहीं आया PTI की हुकूमत में। तो 4 साल तो उनके भी हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो कुछ करते, स्टील मिल के लिए भी कुछ करते। अब देखें, खसारा पूरा करने के लिए आप अगर 100 अरब चाहिए आज किसी इदारे को, आप 20 अरब देंगे, वो 20 अरब भी पी जाएगा क्योंकि उसका पैंदा नहीं है और वहाँ से 20 अरब चले जाएंगे। हाँ, 100 अरब देंगे तो पैंदा रिपेयर होगा और वो 100 अरब किसी काम आएंगे, वरना काम नहीं आएंगे। अब ये चीज़ें रिस्क लेने की होती है, ये चीज़ें बोल्ड स्टेप्स लेने की होती है, ये चीज़ें वसाइल को मैनेज करने की होती है। तो वो चीज़ें तो हुई नहीं, किसी ने ये हिम्मत नहीं की। तो मेरे ख्याल में सभी की कहीं ना कहीं कोताही है और सभी डरते थे कि ये हम करें ना करें। मेरे ख्याल में ये जो हुकूमत कर रही है, कम से कम जहाँ उसने महंगाई बढ़ा दी, जहाँ बेरोज़गारी बढ़ गई, जहाँ IMF के हवाले अपने आप को कर दिया और आम लोगों को टैक्सों की सारी जो टैक्सों का शिकार है वो आम लोगों को कर दिया, जबकि वडेरों जागीरदारों पे कोई टैक्स नहीं लगाया उनकी आमदनी पे। ताजिर और रियल इस्टेट वाले भी देते अगर ज़रात पर और बड़े वडेरों जागीरदारों पे टैक्स लगाएं, लेकिन वो आमदनी की तो बात ही नहीं हुई, इनडायरेक्ट टैक्सेस पर इन्हिसार है। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे वो भी उस तरह नहीं कर सकें और इसीलिए IMF के माजी के प्लान भी फेल होते रहे कि आपने वो इस्लाहत उस तरह नहीं की जिससे आम आदमी को भी खड़े रहने का, जिंदा रहने का मौका मिले। उसे तो मार दिया, उसको मार के कौन सी मईशत आपकी खड़ी होगी, संभलेगी? हम बार बार कहते लेकिन हमारी बात नहीं मानते, आगे भुगतेंगे ये। अच्छा खैर, अब हम इस पर आ जाए तो प्राइवेटाइजेशन के 7 साल भी इसी तरह गुजर गए ना। उनकी तरजीहात पता नहीं क्या थी। गवर्नेंस में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग एक बहुत बड़ा टाइम ले लेती है कि किसी न किसी जान पहचान, फिर बोर्ड में अपने लोगों को लगाना जो ऑटोनोमस बॉडी से, ये चीज़ें बड़ा टाइम ले जाती हैं। और फिर अखराजात को कम अगर करना है तो सोच विचार में टाइम निकल जाता है, आमदनी कहाँ से बढ़ानी है तो उसमें टाइम निकल जाता है। तो वो जिसे कहते हैं ना कि एक एक करके चीज़ें हों और वो निकलती चली जाए, आपके घोड़े सारे तैयार हों, पहला घोड़ा निकले, दूसरा निकले, आपके रिफॉर्म एजेंडा तैयार होना चाहिए। आवाम पे बोझ कम से कम होना चाहिए, उन्हें बेदखल नहीं कर सकते आप माशी अमल से ना। ये अगर किसी ने नहीं किया तो मैं कहता हूँ सारे रिफॉर्म्स आखिर में बेकार हो जाएंगे। फिर हमारा आइनी तरमीम बिल है, वे जुडिशल रिफॉर्म भी आप कर दें, कोई और रिफॉर्म भी कर दें, माशी रिफॉर्म भी थोड़े करेंगे, लेकिन अगर लोकल इकॉनमी को, लोकल ऑटोनॉमी को, अगर लोकल एम्पावरमेंट नहीं होगी तो कैसे 130 शहर आपके तरक्की के इंजन बनेंगे? चाइना में 1 पार्टी रूल है, लेकिन देखें कि वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एम्पावर्ड है और शंघाई का जादू ही तो आज हज़ारों अरब का जो फॉरेन एक्सचेंज उनके पास है, चाइना के पास हज़ारों अरब की उनके पास एक्सपोर्ट है भाई। हम तो 30 अरब पर रुके हुए। वियतनाम जो हमसे पीछे था आज 250-300 अरब की उसकी एक्सपोर्ट हो गई है, हम 30 अरब पर रुके हुए। तो हमें बहुत सारी चीज़ें सोचनी है। हमने शहरों को एम्पावर नहीं किया, ज़िलों को नहीं किया, उन्हें तरक्की का इंजन नहीं बनाया, ये बहुत बड़ी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सही नहीं किया। सही। और बिल्कुल ये तमाम आपके पॉइंट्स बड़े वैलिड हैं, लेकिन और इन हालात में भी ये हमारे जो 6 बड़े लोकल इन्वेस्टर्स मौजूद हैं, एक हौसला अफजा बात है, कम से कम इदारों की प्राइवेटाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का मौजूद होना होना कितना बड़ा सवालिया निशान है ये। क्या हमने माजी में ऐसे टेस्ट केस बनाए नहीं, हमने वो
इन्वायरमेंट ही नहीं प्रोवाइड किया अपने लोकल इन्वेस्टर्स को, वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ही लोगों को नहीं मिला कि फॉरेन इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट होता हमारे इस तरह की प्राइवेटाइजेशन में या बिडर के तौर पर कोई हिस्सा लेता। आगे के लिए कोई ऐसा प्लान है कि स्टील मिल खरीदने, HBFC खरीदने या दीगर इदारे खरीदने कोई फॉरेन इन्वेस्टर भी आए? देखिए, मेरे ख्याल में तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का ना आना भी कोई बुरा नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर आते भी हैं ना, तो देखें फिर क्या होगा कि वो अगर ले भी लेंगे तो फिर वो जो प्रॉफिट होगा उसका एक बड़ा हिस्सा तो डॉलर की शक्ल में यहाँ से बाहर ले जाएंगे ना, वो तो आपको नहीं मिलने वाला। अगर लोकल इन्वेस्टर्स आएंगे और वो हिम्मत करेंगे और वो अगर ये दिखाएंगे करेज, तो फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। वो अगर इदारों को थोड़ा सा चलता करेंगे, फाइनेंशियल क्लोजर होगा बोली के बाद 2 महीने, और 3 महीने में वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कंसोलिडेट करके अपने बिजनेस प्लान को प्लेस में लाएंगे, और उसके बाद अगर उन्हें यहाँ राउट्स मिलेंगे या बिजनेसेस मिलना शुरू हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में उससे फिर पूरी दुनिया की तवज्जो भी आपकी तरफ मबजूल होगी। अभी तो ज़ाहिर है कि आपकी तरफ तवज्जो ही नहीं पूरी दुनिया की, तो अल्लाह करे कि हो, और उसमें फिर डील भी ऐसी हो कि डॉलर्स इतने ज़्यादा बाहर ना जाएं, वो जो कमाएं उसको यहीं पर जितना लगा सकें, यहीं पर अपने प्रॉफिट्स को इजाफा करें, मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें, फिर बाद में ले जाएं उस इन्वेस्टमेंट से तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। बात यह कि अगर ये सलाह मशवरा करें सीनियर पार्लियामेंटेरियन से, तजुर्बा रखने वाले पार्लियामेंटेरियन से, जिन्होंने दुनिया की जमहूरियत को समझा है, निज़ाम को समझा है, आइन को समझा है, आपके कवानीन को समझा है, निजकारी की अहमियत को समझा है, तो मेरे ख्याल में ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साखी। तो चले, अल्लाह करे कि थोड़ी बेटर सेंस प्रिवेल करेगी तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। और एक आखिरी सवाल फारूक साहब के, ये अगर ये बड़ी कामयाब एक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है PIA, उसके बाद ये गैप तो नहीं आना, आपकी स्टैंडिंग कमेटी मुतारिक रहेगी, फौरी तौर पर स्टील मिल का प्रोसेस शुरू हो, प्राइवेटाइजेशन कमीशन को उस जानिब राग़िब किया जाए, चूँकि ये इदारे इस वक्त ज़ाहिर मुल्क की मईशत को एक बड़े खसारे में लेकर जाते हैं और एक बड़ा बोझ है, तो ये एक साथ फिर ये बग़ैर किसी गैप के सिलसिला इसी तरह जारी सारी रहेगा? मैं सब हमारा काम नहीं है। हाँ, हम मॉनिटर कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, हम सुपरविज़न कर रहे हैं एक तरह से, ताकि कहीं कोई कमी बेशी है तो उसको ठीक है। हम स्क्रूटिनी करते हैं, हम अफसरान को बुला के पार्लियामेंटेरियन के सामने बिठा के उनके सवालों के जवाब लेते हैं ताकि उनकी तसल्ली तशफ़ी हो, ताकि ये ज़्यादा प्रोसेस जो है वसीतर मशावरत इसमें शामिल हो जाए, ताकि कोई पहलू नज़रअंदाज ना हो ना। तो ये शफाफियत के लिए अच्छा अमल है। हम नहीं कर रहे प्राइवेटाइजेशन तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन कर रहा है, उसके वज़ीर अलीम ख़ान, और उनके साथ एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, CCOP, वो कर रही है, और फिर फाइनली कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो कर तो वो रहे हैं, लेकिन हम उनके ऊपर वॉच डॉग है, हम उनके ऊपर निगरानी कर रहे हैं। हम उनके किसी भी इजारादारी का अमल होगा तो हम रोकेंगे टोकेंगे, शफाफियत नहीं होगी रोकेंगे टोकेंगे, मुकाबला नहीं होगा रोकेंगे टोकेंगे, हमारा काम ये है। तो कर हम नहीं रहे, हाँ हम डंडा लेके बैठे कि भाई इसको चलाएं। अगर आप कर रहे हैं तो रूजवेल्ट की ब्रीफिंग हमने लेना शुरू कर दी है, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र अपॉइंट हो गया। HBFC बिल्कुल वर्ज पे, उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र ने ड्यू डिलीजेंस कर दी और टेक्निकली प्री क्वालिफाई एक ही फर्म ने किया है, दूसरी फर्म बांग्लादेश की थी, वो नहीं आई, उसने दूसरे मरहले में इंटरेस्ट नहीं लिया। तो अब इसमें अब एक ही बिडर के साथ अगर जाना है तो उसकी डील अच्छी होनी चाहिए, तो उसके लिए भी फाइनेंशियल एडवाइज़र और हमें भी नज़र रखनी है, काबीना को भी रखनी होगी। तो मेरे ख़्याल में कोशिश ये करनी है कि अब ये अमल, क्योंकि HBFC एक नुकसान देने वाला इदारा नहीं, वो फ़ायदा दे रहा है, लेकिन वो बैंकों के सूद पर फ़ायदा देता है, वो बिज़नेस करके नहीं दे रहा उतना। तो इसमें पोटेंशियल है कि बिज़नेस करके देगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। तो कुछ ऐसे इदारे भी निजकारी में जाएंगे, मुझे लग रहा है कि जो थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन उनके प्रॉफिट मार्जिन को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। तो फिर क्यों ना निजी शोबे को कहा जाए वो आकी जिम्मेदारी से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्राइवेटाइजेशन, हमारे साथ मौजूद थे। छोटा सा ब्रेक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।